एक आर्कियोलॉजिस्ट जंगल को एक्सप्लोर करते हुए एक अजीब गुफा के पास जाता है जो घास फूस से ढका नहीं था। उसके मन में जिज्ञासा जगी और वो तुरंत गुफा के एंट्रेंस पर गया। वहां पहुंचते ही उसने अंदर एक इंसानी आकृति को सीधा खड़ा देखा। उसने उस व्यक्ति को कई बार बुलाया पर कोई जवाब नहीं मिला। ये देखकर हॉपर को कुछ समझ आया और वो तुरंत अपने कुत्ते को बुलाकर वापस घर की तरफ चल पड़ा। अपने स्टूडेंट से अलविदा कहकर और अपना सामान पैक करके वो फिर से जंगल के लिए निकला। सबसे पहले हॉपर ने गुफा के एंट्रेंस पर रोप्स लगाई ताकि सेफ्टी बनी रहे। फिर अपने कुत्ते को साथ लेकर वो केव के अंदर जाने लगा। जैसे ही वो गुफा के एंट्रेंस के पास पहुंचा, डॉग ने आगे बढ़ने से बिल्कुल मना कर दिया। मजबूर होकर हॉपर ने कंफर्म किया कि वो आदमी अभी भी बिना हिले वहीं खड़ा है। हॉपर ने डिसाइड किया कि वो अकेला केव के अंदर जाकर जांच करेगा। लेकिन गहराई में जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि बाहर की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी, जैसे वो भविष्य में पहुंच गया हो। हॉपर सिर्फ कुछ ही मिनट्स के लिए गुफा के अंदर रहा था, लेकिन जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि दिन का समय रात में बदल चुका था। और सबसे अजीब बात ये थी कि जो डॉग एंट्रेंस पर होना चाहिए था वो वहां से गायब था। एक छोटी सी तसल्ली ये थी कि उसकी कार वहीं अपनी जगह पर थी, लेकिन जैसे ही वो करीब गया उसने देखा कि कार पूरी तरह से झाड़ियों से ढक चुकी थी और अब स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। शुरू में हॉपर को लगा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने अपना आईडी कार्ड देखा जो ऑक्सीडेशन की वजह से पीला पड़ चुका था, तब उसे समझ आया कि मामला सीरियस है। फिर भी उसके पास इस सब के बारे में सोचने का समय नहीं था। उसका बस एक ही ख्याल था, इस अजीब और डरावनी जगह से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना। अचानक हॉपर की नजर एक गाड़ी पर पड़ी जो रास्ते में खड़ी थी। उसने जोर से आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मजबूरी में उसने सोचा कि अपनी कार के लिए बैटरी उस गाड़ी से ले ले, पर जैसे ही उसने गाड़ी को चेक किया उसका दिल एक बार फिर थम गया। वो गाड़ी सालों से वहीं छोड़ी गई थी। हॉपर को अच्छी तरह याद था कि जब वो यहाँ पहली बार आया था तो उस जगह कोई गाड़ी नहीं थी। जब वो इस बात पर सोच ही रहा था तभी उसकी नजर कार के अंदर पड़े एक पुराने बैकपैक पर गई। वो बैकपैक उसके स्टूडेंट टेलर का था। हॉपर ने हर तरफ टेलर को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब वो घबरा गया था। जब उसने पहली बार उस हवा की दीवार को पार किया तभी बाहर 3 दिन गुजर चुके थे। हॉपर के अचानक गायब होने से टेलर समझ गया कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। टेलर ने अपने 4 दोस्तों को इकट्ठा किया और पहाड़ों में हॉपर को ढूंढने निकल पड़ा। रास्ते में उन्हें हॉपर की कार तो नहीं मिली, लेकिन एक छोड़े गए बस के अंदर हॉपर के बचपन की एक फैमिली फोटो जरूर मिली। टेलर को लगा कि हॉपर अकेला अपने परिवार को ढूंढने के लिए इन पहाड़ियों में आया होगा, जो सालों पहले यहाँ से रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। इसका मतलब था कि हॉपर कहीं आसपास ही होगा, लेकिन अब तक उन्हें उसका कोई भी निशान नहीं मिला था। जब टेलर इस बात पर सोच ही रहा था तभी फर्बी को बस के पीछे एक पुरानी रस्सी मिली। उस रस्सी का पीछा करते हुए वो लोग एक खाली गुफा तक पहुंच गए। रस्सी क्लिफ के किनारे पर जाकर टूट गई थी और नीचे क्या था, बाकी 4 लोग रस्सी के जरिए क्लिफ के नीचे उतर रहे थे। नीचे जाते वक्त उन्होंने भी एक हवा की दीवार को पार किया, लेकिन क्योंकि उसने कोई रुकावट नहीं की उन्होंने इसे एक नेचुरल चीज समझकर नजरअंदाज कर दिया और नीचे उतरते चले गए। जब वो लोग क्लिफ के नीचे पहुंचे, जैकी और वीव्स उत्साह के साथ एक्सप्लोरेशन शुरू करने की प्लानिंग कर रहे थे। तभी गुफा के अंदर से गहराई में एक जोर की दहाड़ की आवाज उनके कानों तक पहुंची। शुरुआत में जैकी और वीव्स इस बात को लेकर क्यूरियस थे कि गुफा के अंदर क्या हो सकता है, लेकिन तभी एक इंसानी चीख गुफा के अंदर से गूंज उठी और उन्हें समझ आ गया कि ये जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जैकी ने तुरंत फैसला किया कि वापस ऊपर सरफेस पर जाना ही बेहतर है, लेकिन जैसे ही वो कुछ ही दूर रस्सी पर चढ़ी, रस्सी अचानक से टूट गई। जैकी नीचे गिर गई और उसका पैर मुड़ गया। टेलर, जो उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, अपना बैलेंस खो बैठा और उसका हाथ चोटिल हो गया। लेकिन चोट से ज्यादा बड़ी बात यह थी कि रस्सी क्यों टूटी थी। उनकी दूसरी रस्सी भी सिर्फ एक हल्की सी खींच से टूट गई थी। पहले टेलर को लगा कि फर्बी उनसे मजाक कर रहा है। गुस्से में टेलर ने रेडियो उठाया और फर्बी पर चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन काफी देर तक बुलाने के बाद भी फर्बी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। रेडियो पर फर्बी की आवाज सुनाई दी जो मदद के लिए चीख रहा था। ये सुनकर ग्रुप और ज्यादा परेशान हो गया। समझने की कोशिश में कि आखिर हो क्या रहा है, चारों ने फर्बी को ढूंढने का फैसला किया। जब वो एक खुली जगह से गुजरे, उन्होंने देखा कि एंट्रेंस के पास रोशनी अजीब तरीके से कभी तेज हो रही थी तो कभी धीमी। ये देखकर सब डर गए। तभी कारा की नजर एंट्रेंस के पास एक चीज पर पड़ी। वो पत्थर पर चढ़ गई और एक पुरानी टूटी हुई रस्सी देखी। उसका हाल देखकर कंफर्म था कि ये फर्बी की थी। नीचे झांकते ही उसका दिल थम गया। फर्बी का शरीर नीचे बेजान पड़ा था। ग्रुप फर्बी की मौत देखकर दुखी हो गया। जब टेलर ने टूटी
टूटी हुई रस्सी देखी तो उसे लगा कि किसी ने जानबूझकर उसे काटा है जब फर्बी नीचे उतर रहा था। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई क्योंकि फर्बी अपनी फितरत से ही डरपोक था और कभी अकेला नीचे नहीं उतरता, चाहे कोई उसे कितना भी कहे। टेलर इस बात को लेकर उलझन में पड़ गया। किससे ही कारा ऊपर पहुंची जो उसने देखा उसने उसका दिल थाम दिया। जो घना हरा भरा जंगल था वो अब एक सूना और वीरान बंजर जमीन बन चुका था। हवा में धूल मिट्टी इतनी भरी थी कि कारा लगातार खांस रही थी। जब उसने अपना सैटेलाइट फोन चेक किया तो पाया कि उसका सिग्नल बिल्कुल नहीं था। तभी उसकी नजर एक विशाल रेत के तूफान पर पड़ी जो तेज रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ रहा था। कारा ने तुरंत और ऊपर चढ़कर सिग्नल ढूंढने की कोशिश की। सिग्नल ढूंढते हुए उसने जो देखा उसने उसका दिल हिला दिया। आसमान में एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर तैरता हुआ नजर आ रहा था। साथ ही जमीन और चांद के बीच की दूरी भी एकदम कम लग रही थी। चांद की सतह के गड्ढे अब बिना किसी टेलीस्कोप के आंखों से साफ दिख रहे थे। डर और तनाव में कारा वापस गुफा के अंदर भाग गई। उसने अपने ग्रुप के सामने हर बात बताई जो उसने बाहर देखी थी, लेकिन ग्रुप ने कारा की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया। उनका कहना था कि कारा बस 1 सेकंड के लिए बाहर गई थी और फिर तुरंत वापस आ गई। उनके हिसाब से ये सब सुनने में इम्पॉसिबल लग रहा था। मजबूर कारा ने अपना रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो सबको दिखाया जो उसने सबूत के तौर पर बनाया था। वीडियो देखकर टेलर हैरान रह गया और उसने अपना रिकॉर्डिंग डिवाइस कारा को दिया जो ये साबित करता था कि कारा सच में सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही बाहर गई थी। जब उन्होंने दोनों रिकॉर्डिंग्स को कंपेयर किया तब सबके सामने एक अजीब सच्चाई आई। गुफा के अंदर समय बाहर की तुलना में बहुत धीमी गति से बीत रहा था। गुफा के एंट्रेंस की चमकती रोशनी इस बात का सबूत थी कि बाहर सूरज बार बार उग और डूब रहा था। इस थ्योरी ने फर्बी के समय के अंतर और रस्सी के टूटने का कारण भी समझा दिया। जब भी ग्रुप ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हर 1 सेकंड के साथ बाहर एक पूरा दिन बीत रहा था। इतनी लंबी फ्रिक्शन किसी भी रस्सी को सहन नहीं करने देती और यही वजह थी कि वो टूट जाती। अब टेलर ने फर्बी के गिरने और मौत की रिकॉर्डिंग को ध्यान से देखा। जैसे जैसे वो वीडियो आगे बढ़ा चीजें और भी खतरनाक और रहस्यमयी होती गईं। फर्बी के गिरने के तुरंत बाद वो पूरी तरह से नहीं मरा था। वो कुछ समय के लिए बेहोश रहा और फिर धीरे धीरे होश में आया। टेलर के बार बार बुलाने पर फर्बी ने हिम्मत जुटाकर रेडियो के जरिए संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन ठीक उसी समय कैमरे के फ्रेम में एक बड़ी आकृति के पैर दिखाई दिए। बिना किसी झिझक के उस अनजान शख्स ने एक भारी पत्थर उठाया और फर्बी को ये देखकर सब समझ गए कि गुफा के अंदर और लोग भी हैं जो बाहर से आए लोगों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। लेकिन असली खतरा तब शुरू हुआ जब वीव्स ने नई फुटेज का ध्यान से जायजा लिया। उसने नोटिस किया कि फर्बी के गिरते वक्त सनलाइट का फ्लिकर एकदम कंसिस्टेंट नहीं था। वो हर वक्त डायरेक्शन बदल रहा था। ये बात और भी ज्यादा बेचैन करने वाली थी। पहले वीव्स काफी उलझन में थी, लेकिन जब उसने वीडियो को 10x स्लो करके देखा तो उसने जो पाया उसने उसका होश उड़ा दिया। वीडियो में फ्लिकरिंग सूरज असल में होराइजन पर दिख रहा था और हर एक फ्लिकर एक पूरे साल के गुजरने का साइन था। इस कैलकुलेशन के हिसाब से और गुफा के अंदर सिर्फ 1 घंटे के समय के बेसिस पर धरती के बाहर हजारों साल गुजर चुके थे। ये समझने के बाद कारा, जो पहले हेल्प लाने के लिए क्लाइंब करने की उम्मीद रखती थी, बिल्कुल टूट गई। उसके दिल में ये शक उठने लगा कि क्या धरती पर अब भी ह्यूमैनिटी जिंदा है। कारा ग्रुप के साथ इस बात पर चर्चा कर ही रही थी, तभी एक चमकता ब्लू रॉड अचानक से गुफा के एंट्रेंस से नीचे गिरता है और जमीन में जाकर धंस जाता है। ग्रुप अभी ब्लू रॉड के लैडर में बदलने को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी एंट्रेंस पर एक अजीब सा आदमी दिखाई दिया। उसने मास्क पहना हुआ था और उसकी हाइट लगभग 10 फुट थी। उसे देखकर ग्रुप काफी डर गया और समझ नहीं पाया कि ये इंसान है या कुछ और। वो आदमी बस चुपचाप उन्हें देख रहा था, बिना कुछ बोले। सब लोग एकदम डर गए। तभी पीछे से एक जंगली आदमी उस पर हमला कर देता है, लेकिन अपनी बड़ी साइज और अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस आदमी ने उसे आसानी से हरा दिया और जमीन पर दबा दिया। उस आदमी को हराने के बाद जायंट ने ग्रुप की तरफ देखा, लेकिन अब भी कुछ नहीं बोला। ये देखकर ग्रुप और ज्यादा घबरा गया। टेलर को समझ नहीं आया कि जायंट उनका दोस्त है या दुश्मन, इसलिए ग्रुप ने वहां से भाग जाना ही बेहतर समझा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि असली खतरा गुफा के और अंदर छुपा है। एक पत्थर वाली सुरंग को पार करके ग्रुप एक खुली जगह पहुंच गया, लेकिन उनका सुकून सिर्फ एक पल का था, क्योंकि अगला मंजर देखकर उनका दिल कांप गया। जब उन्होंने जमीन पर एक ताजा शरीर देखा तो उनका दिल थम गया। वो शरीर अभी तक गर्म था, जैसे उसकी मौत सिर्फ 2 मिनट पहले ही हुई हो। जैकी ने उसका चेहरा देखा और तुरंत पहचान लिया। वो हॉपर की माँ थी, जो 40 साल से गायब थी। उसके पास ही हॉपर के पिता का शरीर भी पड़ा था। ग्रुप इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था कि उन दोनों की मौत कैसे हुई। तभी उनकी नजर एक ग्रुप जंगली इंसानों पर पड़ी।
जो एक काउबॉय की बॉडी से चीजें लूट रहे थे। टेलर ने तुरंत समझ लिया कि ये वही लोग हो सकते हैं जिन्होंने फर्बी को मारा था। टेलर ने धीरे से ग्रुप को कहा कि चुपचाप एक और टनल के रास्ते निकल जाएं। लेकिन तभी उन आदिवासियों में से एक की नजर उन पर पड़ गई। ये जानकर कि वो जंगली इंसानों से भाग नहीं सकते, टेलर ने डिसाइड किया पीछे रुककर लड़ने का, ताकि बाकी लोग भाग सकें। थोड़ी देर तक लड़ाई हुई, लेकिन फिर जंगली इंसानों ने टेलर को बेहोश कर दिया और एक ने उसे मार डाला। कारा और बाकी दो लोग एक सुरंग में छुप गए और जंगली इंसानों से बच गए। जब जंगली लोग चले गए तो कारा टेलर को देखने वापस आई और उसे बहुत ही बुरी हालत में चोटिल पड़ा हुआ पाया। जैसे ये काफी नहीं था, तभी वो आदमी वापस उस जगह आया। कारा का दिल डर के मारे तेज धड़कने लगा, लेकिन उस प्राणी ने उन्हें देखा नहीं। वो बस पास के तालाब से पानी भरकर वापस जाने लगा। कारा के आंसू देखकर जायंट अचानक रुक गया और उनकी तरफ चल पड़ा। उसने प्रोटेस्ट कर रही कारा को धीरे से साइड किया और टेलर के बेजान बदन को उठा लिया। जायंट ने टेलर को पानी के तालाब में ले जाकर डुबो दिया। कारा कंफ्यूज थी और उसे लगा कि जायंट टेलर को नुकसान पहुंचा रहा है। वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी। जायंट ने उसकी घबराहट देखकर अपने हाथों से जेस्चर किया, जैसे कह रहा हो कि सब ठीक है, शांत रहो। लेकिन तभी जंगली इंसान वापस आ गए। हाथों में मशाल ली उन्होंने धमकाना शुरू कर दिया कि यहाँ से चले जाओ। जायंट ने उनकी धमकियों को अनदेखा कर दिया और एक जंगली इंसान को एक जोर का मुक्का मारा। उसी वक्त टेलर अचानक से होश में आ गया, लेकिन टेलर को ये नहीं पता था कि जायंट ने उसकी जिंदगी बचाई थी। जायंट को जंगली इंसान के साथ टकराते देख टेलर ने सोचा कि ये सही वक्त है भाग जाने का, जब तक वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। लेकिन इस झगड़े के बीच एक जंगली इंसान ने गलती से जायंट का मास्क फाड़ दिया। मास्क उतरते ही जायंट का सांस लेना मुश्किल हो गया, क्योंकि वो धरती की हवा में सांस नहीं ले सकता था। समझते हुए कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा, जायंट ने अपनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जंगली इंसानों को जमीन पर गिरा दिया और उन्हें हिलने से रोक दिया। लेकिन सांस की कमी के कारण जायंट खुद भी गिर गया। ये सब देखते हुए टेलर को आखिरकार समझ आया कि जायंट उनकी मदद कर रहा था। टेलर ने जल्दी से जायंट का मास्क उठाया और उसे वापस देने की कोशिश की, पर अब देर हो चुकी थी। उसके सूट का सारा ऑक्सीजन लीक हो चुका था। जायंट के आखिरी पल नजदीक आ रहे थे और ग्रुप उसके आसपास इकट्ठा हो गया। कारा ने जायंट से पूछा कि बाहर की दुनिया का हाल कैसा है। सीधा जवाब देने के बजाय जायंट ने एक डिवाइस का इस्तेमाल किया और ग्रुप के चेहरे स्कैन करने लगा। उसने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में उनका डेटा ढूंढा, पर सिर्फ मिसिंग पर्सन के नोटिसेस दिखे जो उनके परिवारों ने फाइल किए थे। किसी भी रिकॉर्ड में करंट ईयर का जिक्र नहीं था। कारा ने और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की, पर जायंट ने अपनी बची हुई एनर्जी का इस्तेमाल करके ह्यूमन हिस्ट्री का एक प्रोजेक्शन एक्टिवेट कर दिया। ग्रुप को ये समझ आया कि उनके गायब होने के 1000 साल बाद धरती का माहौल इतना खराब हो चुका था कि ऑक्सीजन लेवल्स गिर गए थे। इस वजह से पेड़ पौधों और जानवरों का मास एक्सटिंक्शन हो गया। इंसानियत को बचाने के लिए जो कुछ बचा था पॉपुलेशन का, उन्होंने एक ट्रायंगुलर शेप का फास्टर देन लाइट स्पेसशिप इस्तेमाल किया और मार्स पर बसने चले गए। प्लान ये था कि इकोसिस्टम के रिकवर होने के बाद वो वापस धरती पर लौटेंगे। ये सच्चाई जानकर टेलर और उसका ग्रुप समझ गया कि अब उनका कनेक्शन ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ पूरी तरह टूट चुका है। अगर वो किसी तरह सरफेस तक पहुंच भी जाते तो भी उनका पुराना जीवन कभी वापस नहीं आएगा। टेलर के हाथ एक छोटी सी उम्मीद लगी जब उसे हॉपर का छोड़ा हुआ बैकपैक मिला। उसे याद आया कि वो गुफा के अंदर क्यों आए थे। टेलर ने डिसाइड किया कि अब हॉपर को ढूंढना और अगले कदम की योजना बनाना उनके लिए सबसे जरूरी है। तैयार रहने के लिए उसने काउबॉय की बॉडी से एक पुराना रिवॉल्वर उठाया और गुफा के अंदर और गहराई में चला गया। एक जगह पर रास्ता 2 हिस्सों में बंट गया। वहीं टेलर ने जमीन पर ग्लो स्टिक से बना एक रास्ता देखा। उसने ये मान लिया कि हॉपर ने ये किया होगा। ये स्टिक्स इसलिए छोड़ी होंगी ताकि वो रास्ता न भूल जाए। स्टिक्स को फॉलो करते हुए टेलर एक जगह पहुंचा जहां उसने एक आदिवासी को देखा। वो अपनी गुजरती हुई माँ के लिए लेदर का एक पानी का पाउच ले जा रहा था। टेलर ने आसपास देखा और वहां जंगली इंसानों की कई बॉडीज पड़ी थी, सब के सब गोली के जख्मों के साथ। ये साफ था कि हॉपर ने इन जंगली इंसानों के साथ लड़ाई की थी और लग रहा था कि वो अभी जिंदा है। टेलर ने उस जंगली इंसान को नजरअंदाज किया और गुफा के अंदर आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद टेलर एक कोने पर पहुंचा जहां उसने हॉपर को बेजान पड़ा देखा। टेलर कितना भी चिल्लाता रहा, हॉपर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो किसी चीज पर घूर रहा था। टेलर ने जिज्ञासा में ऊपर देखा और जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। एक नीला बैरियर रास्ते को ब्लॉक कर रहा था और उसके पीछे एक गुफा दिख रही थी। बैरियर के पार उसने एक जंगली इंसान को देखा जो एक छोटी लड़की के पीछे भाग रहा था। हॉपर ने टेलर के कंफ्यूज्ड चेहरे को देखते ही समझाया, वो लड़की मेरी बहन है। उसने बताया कि गुफा के अंदर वक्त बहुत धीरे चलता है। वो जगह जिसमें वो थे बाहर से देखने पर बिल्कुल फ्रोजन लग रही थी, जैसे समय वहीं रुक गया हो। हॉपर ने बताया कि ये तो बस शुरुआत थी, असली राज तो उस गुफा के अंदर था।
गुफा के अंदर एक अजीब नजारा दिख रहा था। कुछ मेडिवल के सैनिक जंगली इंसानों के एक झुंड के साथ लड़ाई कर रहे थे। ये शायद स्पेनिश क्वीन की खोई हुई सैनिक फोर्स के लोग थे। बाहर दुनिया में सदियां बीत चुकी थीं, लेकिन गुफा के अंदर ये लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी। गॉर्ज के अंदर समय इतना धीरे बहता था कि उसे समझना मुश्किल था। टेलर हॉपर की बहन को बचाने के लिए उस बैरियर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन हॉपर ने उसे तुरंत रोक दिया। हॉपर ने टेलर को वार्न किया कि अगर वो एक पल के लिए भी उस गुफा के अंदर गया तो जब तक वो वापस आएगा बाकी सब लोग मर चुके होंगे। उनके पास एक ही ऑप्शन था, जितनी जल्दी हो सके गुफा से बाहर निकल जाना। टेलर ने हिचकिचाहट में हॉपर की बात मान ली और उसे वहां से निकालने की कोशिश की, लेकिन हॉपर के सीने में एक भाला घुसा हुआ था जो उसे हिलने भी नहीं दे रहा था। उसी वक्त लड़की ने जो जादुई पानी जंगली इंसान पर डाला था, उसकी वजह से वो एक एक करके उठने लगे। अब ये तय था कि अगर कुछ नहीं किया गया तो उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। हॉपर ने हालात को समझते हुए टेलर से रिवॉल्वर मांगी और कहा कि वो अपनी बची हुई स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करेगा ताकि बाकी सबको एस्केप करने का वक्त मिल सके। हॉपर ने चिल्लाते हुए टेलर को बोला, भाग जाओ जब तक टाइम है। उसकी चेतावनी सुनते ही ग्रुप ने बिना वक्त गवाए टनल की तरफ भागना शुरू कर दिया, अपने पुराने एग्जिट की ओर। पर जब वो एंट्रेंस पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चमकती हुई सफेद रोशनी अब एक स्थिर हरे ग्लो में बदल चुकी थी। सब कंफ्यूज हो गए, लेकिन समय कम था। वो जल्दी से जायंट की लैडर की तरफ बढ़े ताकि बचकर निकल सकें। जैसे ही वो लैडर के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि एंट्रेंस अब एक चमकते हुए हरे लिक्विड से ब्लॉक हो चुका था। नीचे जंगली लोग देख रहे थे। अपने ऑप्शंस को समझने के बाद कारा ने झिझकते हुए अपना हाथ लिक्विड के अंदर डाला, पर जैसे ही उसने उसे छुआ, एक अनजान प्राणी ने उसे जोर से अंदर खींच लिया। कारा ने पूरी हिम्मत लगाई और संघर्ष करते हुए अपने सर के बल सरफेस पर वापस आई, बिल्कुल एंट्रेंस के पास, जहां टेलर ने उसका हाथ पकड़ लिया। नीचे जंगली इंसानों का नेता लैडर के चमकते हुए बटन्स को जिज्ञासा से देख रहा था। उसने एक बटन दबा दिया और उसका नतीजा तुरंत दिखा। टेलर और बाकी सबका संतुलन बिगड़ गया और वो गिरने लगे। इस अफरा तफरी के बीच कैरा पूरी तरह से पूल के अंदर खींच ली गई। लेकिन अजीब बात ये थी कि पूल के अंदर जो क्रीचर था, उसने कैरा को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसके चेहरे पर एक ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। कैरा के नजरिए से देखा जाए तो टेलर और बाकी लोग एकदम जमे हुए दिख रहे थे, जैसे समय ही रुक गया हो। तभी 3 इलेक्ट्रॉनिक टेंटिकल्स पूल से निकले और बिजली की गति से गुफा के अंदर बढ़ने लगे। टेंटिकल्स ने टेलर और उसके ग्रुप को पकड़ लिया, उन्हें कसकर बांध दिया और हवा में उठा लिया। नीचे खड़े जंगली इंसानों की आंखों में हैरानी और सदमा था। कारा अचानक से एंट्रेंस पर वापस आई और उसने टेलर और बाकी सबको गाइड किया कि वो अपनी सांस रोकें। फिर एक एक करके कारा ने सबको पानी के अंदर खींच लिया। नीचे खड़े जंगली इंसान हैरानी में उन्हें देखते रहे, लेकिन उनके पास रिएक्ट करने का समय नहीं था। कुछ ही पलों बाद और ज्यादा टेंटिकल्स गुफा के अंदर घुस आए, लेकिन इस बार उन्होंने जंगली इंसानों को नजरअंदाज कर दिया और टनल्स के अंदर बिजली की रफ्तार से खोजबीन करने लगे, जैसे वो किसी चीज को ढूंढ रहे हों। सीन बदलता है और फर्बी को पानी के एक पूल में अचानक होश आते हुए दिखाया जाता है। उसने अपने आसपास देखा और सब कुछ अजीब था। उसके सामने एक विंडो से धरती छोटी होती हुई दिखाई दे रही थी, जैसे वो स्पेस में जा रहा हो। फर्बी समझने की कोशिश कर ही रहा था कि वो क्या देख रहा है, तभी हॉपर अचानक पानी से बाहर निकला। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान थे, लेकिन कुछ बोलने का मौका मिले उससे पहले टेलर और बाकी लोग भी वहां आ गए। उन्होंने नए यूनिफॉर्म्स पहने हुए थे। हॉपर के माता पिता और उसकी बहन को भी जादुई पानी के जरिए बचा लिया गया था।